हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एग्जाम एडुकेटर में स्वागत है। मैं आपका अनुज कुमार शर्मा। और जैसे बच्चों, लास्ट सेशन मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग आप लोगों के लिए आईएएस, पीसीएस और जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए एक सीरीज़ लेके आएंगे कुछ के माध्यम से, जिससे कि आप अपनी तैयारी को इस लॉकडाउन के सेशन में कंटिन्यू कर सकें। और बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक टेस्ट हो जाएगा, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। और जो बच्चे पहली बार एग्जाम देंगे या फिर पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इस क्वेश्चंस इन क्विज के माध्यम से वो बच्चे ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टॉपिक में कौन कौन से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा था, हम अपना आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। आज का क्विज अगेन भारत का संवैधानिक विकास का दूसरा भाग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। चलिए आपके लिए पहला सवाल। और जैसे मैं आपसे इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, जब भी आप इस वीडियो को देखें प्लीज़ एक कॉपी अपने पास रखिएगा और हर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। देन 5 से 10 सेकंड के बाद मैं उसका जवाब दूंगा, तो चेक कीजिएगा कि आपका आंसर सही है गलत है। दूसरी चीज़, हर उस क्वेश्चन के नीचे जो एक्सप्रेशन मैं आपको दे रहा हूँ, उत्तर जो दे रहा हूँ, उसके साथ जो तथ्य और जो कॉन्सेप्ट है, फैक्ट और जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको भी लिखते जाइएगा, जिससे कि आपको फायदा रहेगा कि हाँ, ये तथ्य हमारे साथ और जुड़ गया है। चलिए आप लोगों के बीच में पहला सवाल। 1853 के चार्टर अधिनियम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 6 नए सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान। दूसरा, कंपनी को ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत में ट्रस्टी घोषित किया गया। तीसरा है, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। चलिए बच्चों, आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इसका उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों, उत्तर देखते हैं। देखिए प्रश्न है, 1853 के चार्टर अधिनियम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 6 नए सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान। यस, सही है। दूसरा, कंपनी को ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत में ट्रस्टी घोषित किया गया। एकदम सही है, ध्यान रखिएगा, ये भी सही कथन है। क्यों? क्योंकि 1853 से पहले ही 1833 के एक्ट के तहत कंपनी के जो व्यापारिक विशेषाधिकार थे वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। अब कंपनी मात्र क्या थी? राजनीतिक संस्था, मात्र एक राजनीतिक संस्था थी। लेकिन 1853 के एक्ट के तहत इसको राजनीतिक संस्था के रूप में रखा जाता है। लेकिन क्या होता है, इसको ब्रिटिश के सम्राट, ब्रिटिश के सम्राट की ओर से एक ट्रस्टी के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, और यानी कि और पहली बार ऐसा होता है कि जो हमेशा 20 वर्ष के लिए जो बढ़ाया जाता था व्यापारिक विशेषाधिकार, वो इस 1853 में समाप्त कर दिया गया और ये अनिश्चित कर दिया गया। अनिश्चित का अर्थ है कि कभी भी ब्रिटेन की संसद या सम्राट जब चाहे कंपनी से भारत की राजनीतिक संस्था का जो उसका जो स्तर है उसको भी समाप्त कर सकते हैं और भारत का शासन सीधे सम्राट अपने अधीन कर सकते हैं। इसका ये अर्थ था अनिश्चितता का। ओके, दूसरा भी सही है। तीसरा, यस, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया था। ये तीनों कथन सही है, 1, 2, 3, यानी कि उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चों, उत्तर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का समापन किया गया और भारत सचिव के नए पद का सृजन किया गया? ऑप्शन है, ए
भारत शासन अधिनियम 1858, 1861 का एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1892, 1853 का चार्टर अधिनियम। चलिए प्रश्न दोबारा से देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसका गठन किया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से का समापन किया गया और भारत सचिव के नए पद का सृजन किया गया? बच्चों इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1858। ओके, और इसी एक्ट के तहत भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन के सम्राट के अधीन आ गया 1858। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा 1857 की क्रांति से ओके, इसीलिए 1858 का एक्ट लाया गया था। इसका उत्तर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था? ए भारत शासन अधिनियम 1858, बी 1861 का एक्ट, सी भारत परिषद अधिनियम 1892, डी 1853 का चार्टर अधिनियम। सॉरी, चलिए उत्तर देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था? बच्चों उत्तर है बी 1861 के एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि भारतीयों को भी प्रशासनिक शासन को चलाने के लिए इनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ओके, 1861 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली को आरंभ किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा भारत में पोर्टफोलियो यानी कि विभागीय प्रणाली को आरंभ किया गया था? ए डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड लिटन। बच्चों इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत में सर्वप्रथम पोर्टफोलियो यानी कि विभागीय प्रणाली का, यानी कि इसका अर्थ था लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि जिस विभाग को जो कार्य सौंपा जाएगा वो विभाग उसी कार्य को करेगा, यानी कि विभागीय प्रणाली का आरंभ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था और इसने कई सारे विभागों का निर्माण किया था भारत में और हर विभाग का कार्य अलग अलग था। जैसे कि अगर एक सार्वजनिक विभाग का निर्माण किया गया है तो उसका काम होगा सार्वजनिक कार्यों को करना। चलिए उत्तर है बी लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया? ए भारत शासन अधिनियम 1858, बी 1861 का एक्ट, सी भारत परिषद अधिनियम 1892, डी 1853 का चार्टर अधिनियम। प्रश्न को अच्छे से देखिएगा बच्चों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया? ए भारत शासन अधिनियम 1858, बी 1861 का एक्ट, सी भारत परिषद अधिनियम 1892, डी 1853 का चार्टर नियम। बच्चों इसका उत्तर है सी भारत परिषद ने 1892 के तहत पहली बार गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु
अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था इस अधिनियम में, लेकिन पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पे गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। सी, भारत परिषद अधिनियम 1892। चलिए नेक्स्ट, 1909 के भारत परिषद अधिनियम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस एक्ट के तहत विधान परिषद के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। दूसरा, इस एक्ट के तहत प्रथम बार किसी भारतीय को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। तीसरा, इस एक्ट के तहत प्रथम बार ईसाइयों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान की गई। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। चलिए बच्चों उत्तर दीजिए। चलिए उत्तर देते इसका। प्रश्न है 1909 के भारत परिषद अधिनियम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस एक्ट के तहत विधान परिषद के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये कथन सही है बच्चों, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये कथन सही है कि इस एक्ट के तहत फर्स्ट टाइम विधान परिषद के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। दूसरा, इस एक्ट के तहत प्रथम बार किसी भारतीय को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। यस, ये भी सही है। और सबसे पहले कौन व्यक्ति थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा पहले वो भारतीय थे जो कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में इनको नियुक्त किया गया था। ओके बच्चों, फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल की काउंसिल में इनको नियुक्त किया गया था। ओके, तीसरा कथन गलत है बच्चों। इस एक्ट के तहत प्रथम बार ईसाइयों को नहीं बल्कि मुस्लिमों को मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान की गई थी। और इस एक्ट को, इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ए उत्तर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इस एक्ट को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। ध्यान रखिए क्यों कहा जाता है? उस समय भारत सचिव मार्ले थे और मिंटो, लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसराय थे। ओके, ध्यान रखिएगा बच्चों, जो इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। और मार्ले उस समय भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसराय थे। ठीक है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है, यानी कि ए। और ध्यान रखिएगा, ईसाई नहीं बल्कि मुस्लिम वर्ग को पहली बार पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान की गई थी। चलिए बच्चों नेक्स्ट, 1919 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। दूसरा, इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय के लिए भी पृथक निर्वाचन का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। चलिए, तीसरा है, इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं इसका। 1919 के प्रश्न है, 1919 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन एकदम सही है। पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था भारत में इस अधिनियम के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। दूसरा, यानी कि द्वैध शासन के साथ साथ ध्यान रखिएगा, पहली बार प्रांतों में उत्तरदायी इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। ये कथन एकदम सही है। दूसरा, ये कथन भी बच्चों सही है
इसी के तहत पहली बार सांप्रदायिक आधार पे जो मुस्लिमों को 1909 के तहत जो पृथक निर्वाचन पद्धति प्राप्त हुई थी, उस पद्धति को, पृथक निर्वाचन को सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। यानी कि अब जो अधिकार था ये पृथक निर्वाचन का, वो मुस्लिमों के साथ साथ भारतीय ईसाइयों को भी प्राप्त हुआ, आंग्ल भारतीयों को भी प्राप्त हुआ, सिखों को भी प्राप्त हुआ, यूरोपीय व्यक्तियों को भी प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ध्यान रखिएगा, इसी 1919 के अधिनियम के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी के तहत 1926 में प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था भारत में। ध्यान रखिएगा, ये तीनों कथन 1, 2, 3 तीनों सही हैं, यानी कि उत्तर हो जाएगा डी। और इस 1919 के अधिनियम को क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसमें मॉन्टेग्यू भारत सचिव हैं, चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय हैं। उत्तर हो जाएगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट, 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया गया एवं प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का प्रावधान किया गया। दूसरा, इसमें एक प्रावधान के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तीसरा, इस एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार करते हुए इसमें दलित जातियों और महिलाओं और मजदूर वर्ग को भी शामिल किया गया। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। चलिए बच्चों, इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है? पहला है, इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया गया था। यस, एकदम सही है। ध्यान रखिएगा, 1919 के अधिनियम के तहत जो प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, प्रांतों में, उस द्वैध शासन को इस अधिनियम 1935 के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया प्रांतों से। ध्यान रखिएगा, प्रांतों से। लेकिन कहां पर लगा दिया गया? केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया और प्रांतों में ही द्वैध शासन को समाप्त करके यहां पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। और इसी के तहत 1937 में भारत में चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने कई प्रांतों में अपनी सरकारें स्थापित की थी। ठीक है बच्चों, पहला सही है। दूसरा, यस, ये भी सही है। 1935 के अधिनियम में प्रावधान था और इसी प्रावधान के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तीसरा भी सही है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार करते हुए उसमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग को भी शामिल किया गया था। ठीक है बच्चों, यानी कि जो 1909 से आरंभ हुआ था, 1919 में और विस्तारित किया गया और 1935 में और इसको विस्तारित करते हुए इसमें दलित जातियां, महिलाओं और मजदूरों को भी शामिल किया गया। यानी कि उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही। चलिए नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली के द्वारा 1942 को भारत भेजा गया क्रिप्स मिशन को। दूसरा, इसके तहत भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करना था। तीसरा, इसमें प्रावधान था कि अगर देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों को यह संविधान पसंद नहीं आए तो वो अपना संविधान अलग से बना सकते हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। चलिए बच्चों, उत्तर देखते हैं। पहला कथन गलत है बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्रिप्स मिशन को भारत में, इस क्रिप्स मिशन को भारत में उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भेजा था। ठीक है, एटली प्रधानमंत्री नहीं है, एटली प्रधानमंत्री बनते हैं चर्चिल के उपरांत। ठीक है,
तो पहला कथन गलत है। और चर्चिल ने क्यों भेजा था? क्यों? चर्चिल के ऊपर विश्व समुदाय का दबाव था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। विश्व समुदाय में कौन कौन? अमेरिका, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों का दबाव था ब्रिटेन के ऊपर कि भारत की स्थिति को सुधार करने के लिए कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए जाए। क्यों? क्योंकि 1942 के समय पे एशिया में जापान का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। तो जापान के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए अमेरिका, रूस और चीन का दबाव था कि भारत का सहयोग आवश्यक है। चलिए बच्चों, इसको मैं विस्तारित इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री से संबंधित है, हमारे पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरा सही है। इसके तहत भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करने का प्रावधान था। और बच्चों तीसरा भी सही है, इसमें प्रावधान था कि अगर देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों को ये संविधान पसंद नहीं आए तो वो अपना संविधान अलग से बना सकते हैं। यानी कि उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट। वेवेल प्लान से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय होंगे। दूसरा, कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। तीसरा, इसके तहत प्रतिरक्षा विभाग भी भारतीयों के अधीन कर दिया गया। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं इसका। वेवेल प्लान से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय होंगे, एकदम सही है। वेवेल प्लान में ये प्लान किया गया था कि कार्यकारिणी परिषद में जो सैन्य प्रमुख होगा, कमांडर इन चीफ, उसके अलावा यानी कि 2 ही लोग विदेशी होंगे। कौन? एक तो वायसराय विदेशी होगा और दूसरा सैन्य प्रमुख यानी कि कमांडर इन चीफ, ये दोनों विदेशी होंगे, बाकी सभी सदस्य भारतीय होंगे। ये सही है। दूसरा, ये भी सही है। इसी वेवेल प्लान के तहत लॉर्ड वेवेल ने कहा था कि कार्यकारिणी परिषद में जो सदस्य होंगे वो उसमें मुस्लिम सदस्य और हिंदू सदस्य की संख्या बराबर होगी, यानी कि जितने सदस्य मुस्लिम होंगे उतने ही सदस्य हिंदू होंगे, बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया। तीसरा गलत है। इसके तहत प्रतिरक्षा, यानी ध्यान रखिएगा, उन्होंने विदेश विभाग और प्रतिरक्षा विभाग अपने पास रखा था। ये वायसराय के अधीन थे, भारतीयों को नहीं दिया गया था। प्रतिरक्षा विदेश विभाग ये वायसराय ने अपने पास रखे थे। तीसरा कथन गलत है, यानी कि उत्तर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है बच्चों, आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और लगातार लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और बच्चों सेशन आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ साथ बच्चों लगातार इस लॉकडाउन के दौरान घर में बने रहिए। आप अपनी सुरक्षा कीजिए, हमारी सुरक्षा स्वयं हो जाएगी। पहली बार कहा जा रहा है कि स्वार्थी बनिए, यानी कि अपनी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा स्वयं हो जाएगी। लगातार तैयारी को जारी रखिए बच्चों। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।